नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, तो जल्दी से आ जाइए और क्लास को हम लोग शुरू कर देते हैं पढ़ना। ठीक है, तो सभी बच्चों को मेरी आवाज़ पहुँच रही है। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को कर देते हैं शुरू। ठीक है भाई, तो राधे राधे, नमस्कार सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, जय हिंद, जय भारत। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका लास्ट ही आज हम करने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आज मैं आपको लास्ट पार्ट कराने वाली हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की अगर बात की तो हमने पिछली क्लास में छोटी आंत तक की कहानी पढ़ ली थी। तो मैंने आपको छोटी आंत तक की कहानी पढ़ा दी थी पिछली क्लास में कि छोटी आंत में बनते हैं आंतरीय रस, और छोटी आंत में 5 आंतरीय रस थे, जिसमें एंजाइम्स, मतलब आंतरीय रस में 5 एंजाइम्स थे। इरिप्सिन था, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। इन सब के काम हमने पढ़ लिए थे। और मैंने ये भी बताया था कि छोटी आंत में उंगली के जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं। विलाई करती है एब्जॉर्प्शन का कार्य, पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य विलाई का होता है। इतनी पिछली क्लास में हमने चीजें कवर कर ली थी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन आज पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो भाई बड़ी आंत के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं या जो पढ़ने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि मैम बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। जैसे हमने पिछली क्लास में छोटी आंत की लंबाई लिखी थी 6 से 6.5 मीटर, वैसे ही बड़ी आंत की जो लेंथ होती है वो होती है 1 से 1.5 मीटर। तो बड़ी आंत तो बहुत ही छोटी है, 1 से 1.5 मीटर है, फिर इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं। छोटी आंत ज्यादा लंबी थी, फिर उसको छोटी आंत क्यों कहते हैं। तो इनको इनकी मोटाई के आधार पर छोटी और बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है। ये बड़ी आंत है आप लोगों की, तो बड़ी आंत मोटी ज्यादा होती है लेकिन छोटी होती है लंबाई में। लेकिन छोटी आंत पतली होती है, नैरो होती है। अगर छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत पतली है लेकिन लंबी ज्यादा है। तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है लेकिन मोटाई कम है, और बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा है लेकिन लंबाई कम है। समझ में आई बात। तो इसीलिए इनको हम लोग बड़ी आंत और छोटी आंत बोलते हैं मोटाई के आधार पर। इन्हीं को मोटाई के आधार पर, वाइड रेंज के आधार पर इनको हम बड़ी आंत और छोटी आंत बोलते हैं। समझ में आ गई। तो कभी भी कोई पूछे कि लंबी कौन होती है, छोटी आंत लंबी होती है बड़ी आंत, तो बताना कि छोटी आंत ज्यादा लंबी है। फिर उसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पतली होती है, नैरो होती है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि मैम जो हमारी बड़ी आंत होती है इसके कितने पार्ट होते हैं। तो बड़ी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे आपकी छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई थी, वैसे ही बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी हुई होती है। ठीक है, वैसे ही बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो पहला भाग है भैया सीकम। ठीक है, सीकम आप लोग लिख सकते हो, सीकम। बड़ी आंत का पहला भाग सीकम। उसके बाद होता है कोलन। ठीक है, कोलन। कोलन जो है ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। और तीसरा होता है रेक्टम यानी कि मलाशय। तीसरा है रेक्टम यानी कि मलाशय। तो ये 3 भाग होते हैं हमारी बड़ी आंत के। ठीक भाई, अब इसमें से पूछ ले कि कौन सा बड़ा पार्ट है। जैसे मैंने छोटी आंत में बताया था कि जो ड्यूडेनम था सबसे छोटा भाग था और इलियम सबसे लंबा था, वैसे बड़ी आंत में सबसे छोटा कौन और सबसे बड़ा कौन। तो कोलन सबसे बड़ा भाग होता है। कोलन जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। एक सेकेंड, ये आगे पीछे हो गया। हाँ, कोलन जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। तो सबसे बड़ा भाग होता है कोलन, और कोलन के कई भाग होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है बड़ी आंत का, आप बताओगे कोलन होता है। ठीक है, और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा रेक्टम होता है, ये सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, तो ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।
ये है स्मॉलेस्ट पार्ट। तो बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग होता है रेक्टम और सबसे बड़ा होता है कोलन। आ जाओ, सीकम के बारे में क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि आपके पेट से खाना छोटी आंत में जाता है ना। अब छोटी आंत में खाना चला गया, छोटी आंत में खाने का पूर्ण पाचन हो गया, सारे पोषक पदार्थ भी विलाई जो थी रसांकुर उनके द्वारा अवशोषित कर कर खून में मिला दिए। तो भैया पाचन तो वहीं खत्म, छोटी आंत में। अब बची ऐसी चीजें जो आपके किसी काम की नहीं है, या ऐसी चीजें जो पानी जैसी हैं। अब बचा बेसिकली पानी, और पानी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ जो आपको मल के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालने हैं, तो वो आ जाते हैं आपकी बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में बेसिकली पानी होता है, और बड़ी आंत में मल रूपी पदार्थ आपके आते हैं, ठीक है, जिसको आपको आपके शरीर से बाहर निकालना है। लेकिन आपको जब भी पूछा जाए कि छोटी आंत से खाना जब बड़ी आंत में पहुंच रहा है, या छोटी आंत से जो अधपचा या जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब वो बड़ी आंत में पहुंच रहा है, तो किसके माध्यम से पहुंच रहा है? तो वो पहुंच रहा है फिर सीकम के माध्यम से। तो जो सीकम होता है ना प्यारे बच्चे, जो सीकम होता है, ये सीकम बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ने का जंक्शन होता है। यानी यहाँ पर आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है। तो इस पे ये प्रश्न आता है आपको, छोटी आंत और बड़ी आंत कहाँ पर मिलती है? छोटी आंत व बड़ी आंत यहीं पर मिलती है बेटा, ठीक है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत कहाँ पर मिलती है? तो आप लोग बताओगे, छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने वाली संरचना होती है सीकम, ठीक है। तो सीकम एक ऐसी जगह है जहां से छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में जुड़ती हैं। तो लिख सकते हो जंक्शन ऑफ, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये प्रश्न आजकल आता है एग्जाम में कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे करके आपने कई बार सुना भी होगा। तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है वो होता है सीकम। यानी कि मान लो ये तुम्हारी छोटी आंत है बच्चों, ये तुम्हारी छोटी आंत है, या ऐसे मैं बनाती हूँ, मान लो ये तुम्हारी छोटी आंत है भाई, ठीक है, ऐसे करके ये तुम्हारी छोटी आंत है। अब छोटी आंत जब बड़ी आंत से मिलेगी जाकर, यहां से या कहीं से भी, आप मान लो ये बड़ी आंत है, ये आपकी बड़ी आंत है, ये है भाई आपकी बड़ी आंत जो मैंने बनाई हुई है, ये बड़ी आंत है। तो छोटी आंत जब अपने वेस्ट प्रोडक्ट या छोटी आंत में जो अब ऐसा अधपचा खाना है जो बड़ी आंत में पहुंचाना है, वो पहुंचेगा इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रही है ना, इसी जंक्शन को हम लोग सीकम के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग सीकम बोलेंगे। यानी हमारी छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ेगी, और जो छोटी आंत में खाना है वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी आंत में को जाएगा, तो वो जिस संरचना के द्वारा जाएगा उसको कहते हैं सीकम। तो सीकम बड़ी आंत का वो भाग है जहां से छोटी आंत भी आकर जुड़ती है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। हेलो मैम, आई के अंदर क्या होता है, मतलब समझ नहीं आया। आंखों के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, आपकी पीपल है, आपके लेंसेज हैं, रेटिना है, आंख के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, ठीक है। अचानक हिचकियां क्यों आने लगती हैं? डायफ्राम जो होता है, हवा, हमारे शरीर में हवा की ज्यादा मात्रा हो जाती है जिससे डायफ्राम खिसक जाता है और हिचकियां आने लग जाती हैं। तो ये कहानी शुरू समझ में आ गई आपको। तो सीकम से ये प्रश्न आपको बनकर आता है। आ जाओ बात करते हैं भाई कोलन की। अगर हम बात करते हैं कोलन वाले पार्ट की, तो कोलन मैंने बताया सबसे लंबा भाग है भाई, कोलन सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। और कोलन के अंदर होता है जल का अवशोषण। तो यहीं पर होता है मल में, मल से अतिरिक्त जल का लिखना, मल से अतिरिक्त जल का अवशोषण। तो कभी भी आपको प्रश्न आए कि बड़ी आंत के अंदर वो कौन सा भाग है जहां पर पानी, मतलब जो हमने खाना खाया है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है, यानी कि वो तो अब मल ही है भाई, अच्छी अच्छी चीजें तो खून में मिल गई छोटी आंत में जाकर, अब तो मल बचा, अब तो वेस्ट बचा जिसको शरीर से बाहर निकालोगे, उसमें होता है पानी कुछ ज्यादा मात्रा में। उतना पानी तो आपको शरीर से बाहर निकालना नहीं है, पानी की कमी आ जाएगी। तो आपके मल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आपकी बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है।
यानी आपकी बड़ी आंत उस पानी को आपके शरीर में वापस भेज देती है अवशोषित कर कर। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बड़ी आंत का कौन सा भाग अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है, तो आप बताओगे कोलन। तो कोलन क्या करता है भाई, एब्जॉर्ब, आप बताओगे एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम फीसिस, फ्रॉम फीसिस, फीसिस होता है मल, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। अब ये जो कोलन है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं, ये कोलन जो है इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके होते हैं प्यारे बच्चे 4 भाग, ठीक। अब 4 भाग हैं तो कौन कौन से हैं, पहला होता है सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन, पहला है भैया सिग्मोइड कोलन, ठीक है, हिंदी में भी ये लिखेंगे सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन। दूसरा भाग कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक। अब ये जो ट्रांसवर्स कोलन है ना, ये बड़ी आंत का या इसका कोलन का सबसे लंबा भाग है। तो कोलन के जो 4 भाग है, इनमें सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, ट्रांसवर्स। तो ये बिगेस्ट पार्ट है कोलन का, ये कोलन का बिगेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है बेटा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बिगेस्ट और लार्जेस्ट एक ही बात है, हिंदी में लिख देती हूँ बड़ा भाग, तो ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, क्लियर। चलो, तीसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा है, तो वो होता है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोवाही, अपोवाही कोलन, अपोवाही कोलन, ठीक है। और जो चौथा होता है वो होता है डिसेंडिंग, वो होता है डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। भाई जब असेंडिंग है तो डिसेंडिंग भी होगा ही होगा, डिसेंडिंग कोलन अधोवाही, ठीक है, अधोवाही कोलन। तो ये होते हैं आप लोगों के कोलन वाले पार्ट के 4 भाग, सिग्मोइड कोलन, ट्रांसवर्स कोलन जो कि सबसे लंबा भाग है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आ जाओ देखते हैं फोटो, ठीक है। चलो भाई देखते हैं फोटो, कोलन पार्ट्स। तो जो कोलन होता है उसके पार्ट्स अब हम आपको दिखाएंगे और आपको अब चीजें समझ में आएगी कि कौन सा असेंडिंग है, कौन सा डिसेंडिंग है, कौन सा सिग्मोइड है और कौन सा ट्रांसवर्स है। तो जब आप लोग आपकी छोटी आंत की बड़ी आंत की बात कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया कोलन है, तो ये जो सबसे लंबा भाग है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये डिसेंडिंग कोलन का है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इधर की साइड ये असेंडिंग कोलन का होता है, ठीक है। और ये जो सबसे छोटा भाग होता है ये सिग्मोइड है। तो सिग्मोइड जो है ये सबसे छोटा भाग आप कोलन का समझ सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सिग्मोइड कोलन होता है और सबसे बिगेस्ट होता है ट्रांसवर्स कोलन वाला पार्ट, ठीक है। और ये नीचे की तरफ यहाँ आपको दिखाई देगा रेक्टम मलाशय, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब प्यारे बच्चे ये सीकम है जो मैंने बताया था, छोटी आंत यहीं पर आके आपकी मिलती है ऐसे करके सीकम से, तो ये सीकम हो जाता है, सीकम जो पहला भाग था। चलो अब बात करते हैं कि मैम जो हम लोगों की बड़ी आंत का कोलन था उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे रेक्टम की। रेक्टम जो होता है मलाशय जिसको बोलते हैं, रेक्टम जिसको बोलते हैं मलाशय। तो प्यारे बच्चे मलाशय में क्या होता है, देखो मल आशय, मल का मतलब मल और आशय मतलब जगह या घर। तो ऐसी जगह जहां पर मल रखा हुआ होता है तब तक जब तक आपको प्रेशर नहीं आता, तो आपका जो मल है ना आपके शरीर में आपके इसी एरिया में रखा रहता है मलाशय में, जब तक आपको प्रेशर नहीं आता और आप उसको अपने शरीर से बाहर नहीं निकालते। तो यहाँ पर मल इकट्ठा रहता है, ठीक है, मल इकट्ठा रहता है बेटा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर मल क्या रहता है, कलेक्ट फीसस, यहीं पर आपका जो फीसस है मल वो कलेक्ट रहता है बेटा।
और जब तक आपको मल त्यागने की इच्छा नहीं होती वो मल यहीं बैठा रहता है रेक्टम में, और रेक्टम से जब आपको मल त्यागने की इच्छा होती है तो आप गुदा के रास्ते मल को कर देते हैं बाहर। तो मल बाहर किसके द्वारा जाता है? तो मल बाहर जाता है गुदा के द्वारा, ठीक है। आउट फीसिस, फीसिस को जब हम अपने शरीर से आउट करते हैं तो वो एनस यानी गुदा के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी बड़ी आंत की। अब एक छोटा सा पॉइंट और, छोटा सा पॉइंट और क्या, अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अपेंडिक्स वैसे तो हमने पहले भी पढ़ लिया था अपेंडिक्स के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि अपेंडिक्स हमारा एक अवशेषी अंग है, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है बेटा? अवशेषी अंग, वेस्टिजियस ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो कि हमारा अपेंडिक्स है। यानी अगर आपके शरीर से इसको निकाल भी दिया जाए ना अपेंडिक्स को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अपेंडिक्स जो होता है बड़ी आंत से जुड़ा हुई संरचना है, ये बड़ी आंत से जुड़ी संरचना होती है, बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है बेटा। अपेंडिक्स कहाँ जुड़ा रहता है, कौन सी आंत से जुड़ा रहता है? तो आप बताओगे बड़ी आंत से जुड़ी संरचना है ये। तो लिख लीजिएगा जॉइंट विद लार्ज इंटेस्टाइन। तो भाई ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है, बड़ी आंत से जुड़ी हुई संरचना होती है ये जो अपेंडिक्स होता है। और इसका खुद का क्या काम है अपेंडिक्स का, ये अभी तक खुद ही ज्ञात नहीं है, इसीलिए ये अवशेषी अंग है। इसको निकाल देने से शरीर में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपेंडिक्स के बारे में इतना आप लोगों को पढ़कर चलना है। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर, बातें समझ में आ रही है ना? ग्रास नली में इंस्पेक्शन क्या होता है? ग्रास नली में इंस्पेक्शन तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन हमारी ग्रास नली के अंदर कुछ मूवमेंट होते हैं क्रमानुकुंचन गति। तो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ही हमारे पेट में खाना पहुंचता है ग्रास नली से, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहती हूँ। देखो अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। जब मान लीजिए ये आपका मुंह है बेटा, ठीक है, और इस तरीके से आपका जो खाना है माउथ के माध्यम से आपकी कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। तो ये तो हो गया मुख आप लोगों का, ठीक है, माउथ हो गया। अब माउथ से खाना पहुंचा तुम्हारी ग्रास नलिका में, ये तुम्हारी फूड पाइप है, ग्रास नलिका है, ईसोफेगस है, भोजन नलिका बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये हमारी भोजन नलिका है। अब इसमें जब खाना पहुंचेगा तो वो तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, ऐसे, ये तुम्हारा पेट है भाई, तुम्हारा आमाशय है ये, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न आता है कि हमारी जो ग्रास नलिका होती है, इसमें जब खाना हमारी ग्रास नलिका में जाएगा तो यहाँ पर एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस। इसको बोलते हैं हम एपीग्लोटिस। ये क्या होता है? एपीग्लोटिस। इसको हम घाटी भी बोलते हैं हिंदी में। तो घाटी या एपीग्लोटिस क्या होता है? तो बेटा यहाँ पर आपके शरीर में जहाँ आपकी फूड पाइप है, यहाँ एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, एपीग्लोटिस बोलते हैं जिसको। ये एपीग्लोटिस क्या करता है? ये आपकी भोजन नलिका और श्वास नलिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करने वाली संरचना है। पहले लिख लो फिर समझाऊंगी। एपीग्लोटिस क्या करता है? भोजन नलिका, भोजन नलिका और श्वास नलिका, ठीक है, और श्वसन नलिका, भोजन नलिका और श्वसन नलिका को सुरक्षा प्रदान करता है। ये को सुरक्षा प्रदान करना, इसका काम क्या है भाई? भोजन नलिका और श्वास नलिका को सुरक्षा प्रदान करना। यहां पर इंग्लिश में लिख रही हूं प्रोटेक्ट, लिख लीजिएगा भाई प्रोटेक्ट। तो ईसोफेगस, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। तो हमारी जो ईसोफेगस है और ट्रैकिया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है घाटी जैसी संरचना। क्या है मैडम ये? तो प्यारे बच्चे ये एक ढक्कन जैसी संरचना है। एक ढक्कन जैसे आपका मान लीजिए पेन होता है ना, पेन पर एक कैप होता है। तो अगर मेरे पास 2 पेन है, ठीक है, और कैप मेरे पास एक भी है ही नहीं, तो जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना। पेन कैप मेरे पास एक भी है ही नहीं, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ एक और चीज के माध्यम से, आप थोड़ा सा रुक जाएंगे।
मान लो ये एक ढक्कन है ना, और ये दो मेरे पास नलिकाएं हैं। आगे की तरफ ये मेरी सांस वाली नलिका है और पीछे की तरफ ये मेरी भोजन वाली नलिका है, ठीक है। तो ये मेरी सांस वाली नलिका आगे है और भोजन वाली नलिका पीछे है। तो ये एक ढक्कन है। जब मैं खाना खाती हूँ तो खाना मुझे सांस नलिका में तो पहुंचाना नहीं है, खाना मुझे भोजन नलिका में पहुंचाना है। तो ये ढक्कन ऐसे आ जाता है किसके ऊपर, सांस वाली नलिका के ऊपर। तो खाना भोजन वाली नलिका से होकर तुम्हारे पेट में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जब मुझे सांस लेना है तो सांस तो मुझे पेट में पहुंचानी नहीं है, फेफड़ों में पहुंचाना है सांस तो मुझे। तो जब मैं सांस लेती हूँ तो ये ऐसे भोजन वाली नलिका पर आ जाता है, और भैया जो सांस है वो तुम्हारे फेफड़ों में चली जाती है। तो इस प्रकार ये एक ढक्कन होता है जो घाटी है, जो हमारी दोनों नलिकाओं को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कई बार जब आप खाना खाते खाते सांस ले जाते हैं, खाने को निगल रहे हैं और निगलते टाइम ही आप सांस ले जाते हैं, तो ये ढक्कन बीच में रह जाता है ऐसे, ये ढक्कन बीच में रह जाता है। फिर बेटा अब ढक्कन बीच में रह गया तो खाना तुम्हारी सांस वाली नलिका में भी जा सकता है और भोजन वाली में जाएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो खाना तुम्हारी सांस वाली नलिका में फंसता है और तुम्हें लगता है बहुत तकड़ा फंदा। तो यही कारण होता है कि जब भी हमारी सांस लेते हुए हम खाने को निगल जाते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चे हमें फंदा लगता है, और फंदा जो है एपिग्लोटिस की प्रोटेक्शन की कमी की वजह से ही फिर लगता है। तो समझ में आ गई चीजें, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई तो देना चाहिए भैया। अब समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको होप समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ दो नलिका हैं। जब हम खाना खाते हैं तो श्वसन नलिका में खाना नहीं पहुंचाना, तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो श्वसन नलिका को कवर कर लेगा। और जब आप सांस ले रहे हो तो खाना भोजन नलिका में नहीं पहुंचाना, सांस नलिका में पहुंचाना है, तो ये भोजन नलिका को कवर कर लेता है। तो ऐसा ये एक ही ढक्कन है जो दोनों नलिकाओं को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो एपिग्लोटिस होता है, ठीक। चलो अब आ जाओ, अब मैं आपको आगे एक और बात बताने वाली हूँ कि आपका ये जो कोलन होता है, हमारा बड़ी आंत का जो कोलन भाग होता है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कोलन वाले भाग में पाया जाता है एक जीवाणु, एक जीवाणु देखने को मिलता है इसके अंदर, एक बैक्टीरिया, जो कि भैया अच्छा बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है भाई? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ मिलता है? ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोगों की बड़ी आंत के कोलन में मिलता है। तो हमारी बड़ी आंत के कोलन में मिलता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया कहलाता है। तो आपका जो कोलन है प्यारे बच्चे, कोलन, इसके अंदर एक गुड बैक्टीरिया देखने को मिलता है। गुड बैक्टीरिया यानी कि एक अच्छा जीवाणु देखने को मिलता है। ये आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में, हमारी आंतों में कुछ अच्छे जीवाणु भी रहते हैं, तो जिनमें से एक है प्यारे बच्चे ई कोलाई। तो हमारी आंत में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? आप बताओगे, ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है हमारी आंत में। ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या काम करता है हमारे लिए? तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया अच्छा इसलिए है बेटा क्योंकि ये हमारे लिए दो चीजें बना रहा है। ये हमारे लिए दो विटामिन बना रहा है। कभी भी आपको पूछे कि हमारे शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया कौन सी विटामिन बनाता है, तो इसका काम होता है विटामिन फॉर्मेशन का। तो ये हमारे लिए विटामिन बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए विटामिन बना रहा है बेटा, विटामिन बनाना इसका काम है। दो विटामिन हमारे लिए बनाता है, विटामिन के और विटामिन B12। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में रहता है, ये हमारे लिए क्या काम करता है? तो हमारे लिए दो विटामिन का निर्माण करता है, एक विटामिन के और विटामिन B12, ठीक है। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, हम बदले में इसको हम क्या दे रहे हैं? तो भैया ये हमारा मल खाता है। तो ये क्या करता है? मल खाता है। हमारी बड़ी आंत में जो मल है उसको खाता है। ईट फिशेस, ये हमारा फीसेस खाता है बेटा। तो जो हमारा मल है ना उसको खाता है ये। तो इसके लिए फायदा हो रहा है इसको भाई, हम तो इसको खाने के लिए मल दे रहे हैं, हमारा मल खा रहा है ये, और बदले में ये हमें क्या दे रहा है? बदले में हमें विटामिन के और विटामिन B12 बना कर दे रहा है। तो हम भी इसको फायदा कर रहे हैं और ये भी हमें फायदा कर रहा है। तो हम दोनों के बीच में, ई कोलाई और मानव के बीच में कौन सा संबंध बनता है ये आपको पूछ ले। तो ई कोलाई और मानव के बीच में, ई कोलाई और मानव के बीच में एक संबंध बनता है बेटा। ई कोलाई और मानव जो हैं ये एक संबंध में रहते हैं। इस संबंध को क्या कहेंगे? इस रिलेशन को क्या कहेंगे? तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं
इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सहजीवन संबंध। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सहजीवन संबंध। इकोलाई और मानव के बीच में कौन सी रिलेशन बनती है, आप बताओगे? सिम्बायोटिक रिलेशन बनती है। सिम्बायोटिक रिलेशन ये क्या होती है? तो बेटा ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं। तो भाई दोनों का लाभ हो रहा है, आपको दिख रहा है। इकोलाई को खाने को मल मिल रहा है और हमें बदले में ये विटामिन के और विटामिन B12 दे रहा है। तो हमारा भी फायदा, इकोलाई का भी फायदा। तो ऐसे भी प्रश्न आएगा कि इकोलाई क्या करता है, तो इकोलाई हमारे शरीर के अंदर विटामिन के और विटामिन B12 बनाता है और दूसरा ये हमारे मल को खाता है। तो दोनों मानव और इकोलाई के बीच में, ह्यूमन और इकोलाई के बीच में जो रिलेशन बनेगी वो कौन सी रिलेशन होगी, तो आप बताओगे सहजीवन संबंध बनता है हम दोनों के बीच में। ठीक, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो हुआ खत्म। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो हुआ खत्म भाई, ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब चल रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो अब जो हम बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक ले रहे हैं वो है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। वो है भाई सर्क्यूलेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। तो आ जाओ अब बात करेंगे हम परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खत्म हुआ। कल मैं कोशिश करूंगी कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं, ठीक है, स्टार्टिंग की क्लासेस में। बाकी अब चलते हैं हम लोग किस पर, अब चलेंगे अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो भाई टाइम कम है इसलिए बीच बीच में मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगता है ना उसका मैं आपको रिप्लाई भी करती रहती हूँ। बाकी हंसी मजाक कुछ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी और सिलेबस बड़ा बहुत सारा है, तो सिलेबस पहले हमारा खत्म करना उद्देश्य है, ठीक है। चलो आओ अब बात करते हैं हम लोग कि मैम सर्क्यूलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको पहला पॉइंट आएगा स्टडी ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। स्टडी ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो होता है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको पूछेगा परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछेगा। तो आप लोग बताओगे परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी होता है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी, ठीक है, समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलो चलो बहुत बढ़िया मैम, मैं खाटू श्याम जी से प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल प्रणाम। तो समझ में आई ना बातें। चलो ठीक है, अभी नंबर बढ़ेंगे बेटा आप लोगों के, आपकी अभी पूरी बायो पढ़ी है तो पढ़ो पहले फिर टेस्ट देना। अब आ जाओ इधर, अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी। परिसंचरण तंत्र को किसने डिस्कवर किया था, परिसर्क्युलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी किसने करी थी। तो भाई डिस्कवरी करी थी विलियम हार्वे जी ने। किसने, विलियम हार्वे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र को किसने खोजा था, ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आप बताओगे विलियम हार्वे ने। तो विलियम हार्वे जी ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी। कब करी थी, 1628 में करी थी। तो 1628 में विलियम हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। अब इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र दो तरीके के होते हैं। चलिए आइए लिख लीजिए टाइप्स ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। कई बच्चों को ना ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि होता क्या है। प्यारे बच्चों आपको पता है ना हमारी बॉडी में खून दौड़ता है, हमारी पूरी बॉडी में खून है, यहाँ चोट लगेगी खून निकलेगा, ना खून उखड़ेगा तब भी खून निकलेगा। तो हर जगह खून है शरीर में। तो ये खून जो आपके शरीर में जा रहा है, बह रहा है, सर्क्यूलेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक फोटो दिखाऊं सर्क्यूलेटरी सिस्टम की, मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, ठीक है, सर्क्यूलेटरी डायग्राम। तो जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाऊं इस तरीके से देखो, आपकी पूरी बॉडी में देखो ऐसे करके एक पूरा सिस्टम बना हुआ है।
आपकी पूरी बॉडी में ऐसे करके एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसी सिस्टम से आपके पूरे शरीर में खून पहुंचता है। ऐसे ऐसे आपके शरीर में बहुत पतली पतली नलिकाएं हैं जिनके अंदर पूरा खून भरा हुआ है, और बीच में एक मोटर लगी हुई है। मोटर है तुम्हारा दिल। जैसे आपके घरों में मोटर लगी होती है, वो पानी को ऊपर टंकी तक पहुंचाती है, और जगह जगह टंकी की फिटिंग होती है, और जहां भी तुम्हें पानी चाहिए टैप खोल देते हो, पानी आ जाता है। वैसे ही आपके शरीर के जिस हिस्से को भी खून चाहिए, वहां पंपिंग करने का काम, खून को पहुंचाने का काम करता है आपका दिल। और दिल से ऐसे बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, चलो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ये सारी बातें करी। अब आ जाओ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो अब भाई सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलो आओ। तो इस संसार में जितने भी जीव है ना, उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो 2 तरीके का होता है। भैया पेड़ पौधों के अंदर तो दिल होता ही नहीं है, तो पेड़ पौधों के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली वो हमारे जैसा नहीं है। तो हम जो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे वो दिल वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इस संसार में जितने भी जंतु हैं उनमें 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, जिसको हम बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो एक होगा खुला परिसंचरण तंत्र। क्लास तो सही चल रही है ना? बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ बेटा? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि जैसे कि हम बहुत स्पीड में पढ़ रहे हो। एक एक फैक्ट को मैं आपको समझा रही हूँ, फिर आपको पढ़ा रही हूँ। बताओ अभी तक क्या दिक्कत है? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात चल रही है हमारी। सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी जो है या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी खोज किसने करी थी? तो आप बताओगे विलियम हार्वे ने 1628 में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो भैया हमारे शरीर में जो खून है उसको हर अंग तक पहुंचाने का काम हमारा दिल करता है। तो दिल हमारा कैसे हमारे रुधिर को अंगों तक पहुंचा रहा है, यही है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यानी दिल का रुधिर का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है हमारे शरीर में। परिसंचरण तंत्र होता है 2 प्रकार का बेटा। एक है खुला सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र। तो भाई 2 तरीके का है मैम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ये बताओ। तो देखो, खुला परिसंचरण तंत्र पहले समझना, बहुत इजी है समझना। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे शरीर में खून ऐसे भरा हुआ है? पूरी बॉडी ऐसी है, खोखली अंदर से उसमें खून भरा हुआ है? तो ऐसा तो है नहीं। हमारे शरीर में अंदर पतली पतली नसें हैं। जैसे कि मान लो ये कोई व्यक्ति है भाई, ये इसका सर है ना, और ये इसके ऐसे ऐसे हाथ हैं, ठीक, ये इसका ऐसे ऐसे धड़ है, ठीक, ऐसे करके ऐसे भाई। ठीक है, तो अब देखो इन हमारे शरीर में आपको छोटी छोटी ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी नसें से दिखती है, ऐसे ऐसे हमारे शरीर में ऐसे छोटी छोटी पतली पतली नसें फैली हुई हैं पूरे शरीर में, ऐसे ऐसे। तो इनके अंदर खून बहता है बेटा, इनके अंदर बंद है खून। इन नसों के अंदर से, इन छोटी छोटी नलिकाओं के अंदर से खून बहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि खुला पड़ा है हमारे शरीर में खून, नहीं, ये पतली पतली नलिकाएं हैं, इनके अंदर बंद है खून। इन पतली पतली नलिकाओं को कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। क्या कहते हैं भाई? रुधिर वाहिकाएं। इनको कहा जाता है रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। तो हमारे शरीर में जो हमारा खून है ना, वो पतली पतली नलिकाओं के अंदर बंद है। तो भैया जब रुधिर रुधिर वाहिकाओं के अंदर बंद रहता है, उसी को कहते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो भाई बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रुधिर रुधिर वाहिकाओं के अंदर बंद होकर बहता है। जबकि अगर इनको देखेंगे
तो इनके शरीर में ये ऐसी पतली पतली नलिकाएं है ही नहीं। मतलब इनका जो शरीर है वो एकदम ऐसे, मतलब ये जो हमने पढ़ा ये तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र की खासियत थी। लेकिन अगर हम खुले परिसंचरण तंत्र को पढ़ें, खुले की बात करें, तो बेटा मान लो ये कोई जीव है, ये कोई भी इंसेक्ट है, मतलब कोई भी कीड़ा है छोटा सा, इसके शरीर के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे ही ऐसे गड्ढे से बने हुए हैं, उन्हीं में पूरा शरीर, उन्हीं के अंदर पूरा ऐसे खून भरा पड़ा है। इसका जो पूरा शरीर है उसमें कोई पतली पतली नलिकाएं नहीं है, शरीर ऐसे, ब्लड जो है ऐसे पूरे शरीर के अंदर गुहाओं में भरा पड़ा है। तो जब खून शरीर के अंदर ऐसे ही भरा हुआ हो, नलिकाओं में ना हो, तो उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आ जाओ, अब मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ एक एक पॉइंट से। तो यहाँ का पहला पॉइंट क्या है कि भाई रुधिर, रुधिर हेमोसील, हेमोसील गुहा में बहता है। रुधिर हेमोसील गुहा में बहता है। तो रुधिर कैसे बहता है? हेमोसील गुहा में बहता है। तो लिखेंगे ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो बाय हेमोसील, हेमोसील कैविटी। तो रुधिर जो है वो हेमोसील कैविटी में होकर बहता है। मैम हेमोसील कैविटी क्या होती है? ये जो मैंने आपको दिखाया कि भाई पूरे शरीर में गड्ढा सा बना रहता है, उसी में खून भरा रहता है, तो यही है हेमोसील, इसी को कहते हैं हेमोसील। तो भाई रुधिर जो है वो हेमोसील यानी गड्ढों में होकर बहता है, तो इसको कहते हैं हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि खून या रुधिर हेमोसील गुहा में होकर बहता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा आप लोगों को, ठीक है। आपको जहां मांस कट जाता है बेटा, वो मांस के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं तो फैली हुई हैं, उन्हीं से खून निकल कर आता है। ठीक है, हाँ, जैसे मच्छर के अंदर, मच्छर का पेट ऐसा ही है, मच्छर में कोई धमनी और शिरा थोड़ी है, ऐसे ही उसकी कैविटी में खून भरा हुआ है। तो मच्छर कीड़ा है तो मच्छर का होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे कि भैया जब भी मैम की उंगली, अच्छा फिर उंगली काटने पर खून क्यों निकलता है? बेटा आपके शरीर में उंगलियों के अंदर भी छोटी छोटी नसें जा रही हैं, छोटी छोटी नलिकाएं हैं उंगलियों के अंदर भी बेटा, तो वहां से खून जा रहा है, खून की सप्लाई हो रही है, इसीलिए वहां से कट लगते ही आपका खून जो है वो बाहर निकल जाता है। देखो ये जा रही नसें ऐसे आपकी उंगलियों में, ये जा रही, तो कहीं भी आप छोटी छोटी होती है अंदर की तरफ, बहुत बारीक बारीक, तो वो पूरे शरीर में फैली हुई है आपके, तो जहां से कट लगता है तो तभी ब्लड निकलता है उन्हीं के अंदर से। तो जब रुधिर हेमोसील गुहा में बहता है, इसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। बंद क्या होगा? तो लिखोगे रुधिर रुधिर वाहिकाओं में बहता है, रुधिर रुधिर वाहिकाओं में बहता है। अभी अभी बताया था रुधिर वाहिकाएं होती हैं पतली पतली नलिकाएं, रुधिर रुधिर वाहिकाओं में बंद होकर बहता है, बंद होकर बहता है। समझ में आ गई बात? तो जब रुधिर रुधिर वाहिकाओं के अंदर बंद होकर बहता है उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो लिखेंगे ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो बाय ब्लड, लिख लीजिएगा ब्लड फ्लो एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स। तो जब ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर बंद होकर बहेगा उसको कहते हैं हम लोग बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आई? यहाँ पूरे शरीर में एक गड्ढा सा बना हुआ होगा, उसी गड्ढे में खून बहता रहेगा। जैसे कि मान लो ऐसे ऐसे गड्ढे से बने रहेंगे, ऐसे ऐसे, इन गड्ढों में ही खून भरा रहेगा ऐसे ऐसे करके, यहाँ भर गया, फिर यहाँ को भर गया ऐसे, ठीक, फिर यहाँ पे भर गया ऐसे करके। तो जब रुधिर हेमोसील कैविटी में, इन्हीं को कहते हैं, इन गड्ढों को ही कहते हैं हेमोसील गुहा, तो जब रुधिर इन गड्ढों में या हेमोसील गुहा में होकर बहे तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जब रुधिर रुधिर वाहिकाओं के अंदर बंद होकर बहे, रुधिर वाहिकाएं ऐसे पतली पतली नलिकाएं, ये ऐसे पतली पतली नलिकाएं होंगी, उनके अंदर खून भरा हुआ होगा, इन पतली पतली नलिकाओं के अंदर खून होगा। तो जब रुधिर ऐसी पतली पतली नलिकाओं के अंदर होकर बहे तो उसको कहा जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। क्लियर हो गई बात? चलो आगे आ जाओ। अब आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट क्या मैम, कि किसके अंदर मिलता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र और किसमें मिलता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो जब हम खुले परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं
खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बस मैं ओपन लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। इधर है भाई बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। इधर बंद परिसंचरण तंत्र है, तो मैं क्लोज्ड लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक। तो ये पाया जाता है प्यारे बच्चे आर्थ्रोपोडा वर्ग के अंदर। आर्थ्रोपोडा, जब मैं आप लोगों को जंतु जगत पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे पढ़ाऊंगी आर्थ्रोपोडा वर्ग, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वर्ग में, ठीक है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वर्ग जो होते हैं इनमें देखने को मिलता है आप लोगों को क्या, बंद खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं मैडम, तो एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो कॉकरोच, कॉकरोच हो गया भैया, कॉकरोच। तो कभी भी पूछे कि कॉकरोच जो होता है इसके अंदर किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, तो बताना खुला हुआ। कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मच्छर, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, मच्छर हो गया, मच्छर इंसेक्ट में ही आते हैं, मॉस्किटो वगैरह, ठीक है, ये सब। तो मॉस्किटो ही लिख लेना, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक। यानी कि अगर मैं कहूं तो आपके जितने भी कीट है, कभी भी एग्जाम में पूछे कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कि कीट होते हैं, इनमें कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो आप बताओगे खुला होता है, ठीक है, खुला होता है। बाकी और मैं एग्जाम्पल दूं तो प्यारे बच्चे आप बताकर चलोगे कि घोंगा जो होता है, घोंगा, स्नेल, स्नेल तुमने देखा होगा, रेंगता हुआ घूमता है ऐसे ऐसे छोटा सा, तो वो स्नेल, उसमें भी होता है बंद प्रकार का, वो खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। क्लोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोज के उदाहरण की, या क्लोज किस किस में होता है, तो आप बताओगे फिश, मछली जो होती है उनमें होता है, बर्ड्स, पक्षी जो होते हैं उनमें होता है, रिप्टाइल्स यानी सांप वगैरह जो होते हैं उनमें होता है, एम्फीबियन यानी मेंढक वगैरह जो होते हैं उनमें होता है, ठीक है। तो लिख लो, मत्स्य यानी मछली वर्ग में भी मिलेगा, पक्षी वर्ग में भी मिलेगा, ठीक है बेटा, सरीसृप सांप वगैरह, सांप, छिपकली, ठीक है ये। और भैया उभयचर, उभयचर जैसे मेंढक वगैरह होते हैं इनमें। और बेटा मैमल्स, स्तनधारी, मैमल्स में हम लोग आते हैं, तो हमारे अंदर भी आपको पता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है भाई। हमारे शरीर में तो छोटी छोटी नसें हैं ना जिनमें खून है, तो हमारे अंदर भी यही होता है बंद प्रकार का। अब एक और लिख लेना, यहाँ पर एक और वर्ग लिख लेना, एनेलिडा, एनेलिडा, ठीक है। एनेलिडा के अंदर भी पाया जाता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, एनेलिडा। एनेलिडा में कौन आता है, एनेलिडा में आता है कैंचुआ। तो ये बहुत आता है एग्जाम में कि कैंचुआ जो होता है इसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, तो कैंचुआ जो होता है इसमें होता है बेटा बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो कैंचुए के अंदर भी खून, धमनी और शिरा में ही बंद होता है। तो कैंचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। मछली में बंद, पक्षियों में बंद, सरीसृपों में बंद, उभयचर में बंद, और स्तनधारी में बंद प्रकार का। इनमें से कुछ भी देकर पूछ ले तो आपको बताना है इनके शरीर में जो रुधिर है वो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बनाता है, ठीक है। अच्छा, कैंचुए के बारे में एक और पॉइंट याद रखना है कि जो कैंचुआ है ना इसके अंदर आरबीसी नहीं होती बेटा, आरबीसी नहीं होती, कैंचुए में आरबीसी नहीं होती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल नहीं होती है, तो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी आर नॉट फाउंड। तो कैंचुआ जो है इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती भैया। अब आरबीसी नहीं होती लेकिन इसका खून तो लाल होता है, कैंचुए को आप मारोगे तो खून लाल निकलेगा, तो आरबीसी के कारण तो खून लाल है, आरबीसी लाल रुधिर कोशिकाएं। तो कैंचुए का खून कैसे लाल हुआ, तो मैंने बच्चा आपका जो खून का रंग लाल होता है ना वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। तो कैंचुए में आरबीसी तो नहीं है लेकिन हेमोग्लोबिन होता है। तो कैंचुए का जो खून का रंग है ना, खून का रंग जो लाल होता है, लाल रंग है कैंचुए के खून का, ठीक है, रेड कलर का होता है। और किसके कारण, हेमोग्लोबिन के, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन तो आरबीसी में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन तो आरबीसी में पाया जाता है, कैंचुए में आरबीसी है ही नहीं। तो अब इसके शरीर में हेमोग्लोबिन कहाँ रखा हुआ है,
ये प्रश्न आता है कि कैचवे के रुधिर में हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, ऐसे प्रश्न आता है। तो कैचवे में आरबीसी तो है ही नहीं, हमारी जो आरबीसी है ना, हमारे अंदर है आरबीसी और उन्हीं में बैठा हुआ है हेमोग्लोबिन, लेकिन कैचवे में तो आरबीसी नहीं है, तो हेमोग्लोबिन तो कहाँ होगा? तो कैचवे के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है ना, वो प्लाज्मा में होता है। तो ये बताकर चलोगे कि कैचवे में हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर भी प्लाज्मा है, लेकिन हमारे प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन नहीं है, हमारा हेमोग्लोबिन हमारी आरबीसी में है। इन सबका हेमोग्लोबिन सबकी आरबीसी में है। लेकिन अगर कैचवे की बात करें तो कैचवे में आरबीसी तो है नहीं, तो उसका हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में होता है। ये प्रश्न आता है कि कैचवे में हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लाज्मा में, या कुछ और ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो आप लोग बताओगे कि कैचवे में जो हेमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अमन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे बच्चों का, ठीक है। उभयचर का एग्जाम्पल, उभयचर का एग्जाम्पल होते हैं बेटा मेंढक, ठीक है। उभयचर का एग्जाम्पल होते हैं फ्रॉग, मेंढक, ठीक, फ्रॉग, मेंढक। समझ में आई बात? चलो, गुड मॉर्निंग मैम, आपका क्लास 1 ईयर बाद ले रहा हूँ, 1 ईयर बाद ले रहा हूँ। अरे भैया कुंद्रा जी, 1 साल तक कहाँ थे? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं ना एक एक आप लोगों के, दोबारा तो इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली याद करते चल रहे हो, रट्टा नहीं लगाना, चीजों को समझाती चल रही हूँ। तो भाई आपके जो ये छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, कॉकरोच, घेंगा, इनके शरीर में तो धमनी और शिराएं होती ही नहीं है, तो इनका शरीर, इनके शरीर में, पूरे शरीर में ही ऐसे ही खून भरा रहता है, तो इनका शरीर में पाया जाता है तुम्हें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि इन सबको अगर देखोगे, इन सबके शरीर में छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिन्हें कहते हैं रुधिर वाहिकाएं, उनमें खून होकर बंद बहेगा, तो ये होता है बंद सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलो आओ, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और जो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब के बारे में हमने बेसिकली बात कर ली है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आपका जो दिल है, बेसिकली इसके बारे में चीजें दिखाने वाली हूँ, ठीक है। ये ठीक है, परिसर का उदाहरण दीजिए। परिसर, परिसर नहीं, सरीसृप पूछ रहे हो शायद, सरीसृप, परिसर तो कुछ भी नहीं लिखवाया बेटा, सरीसृप पूछ रहे हो शायद आप। सरीसृप में आते हैं सांप और छिपकली वगैरह, सांप हो गए, छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, ये, ठीक है। ये सब आते हैं आपके किसके अंदर, सरीसृपों की कैटेगरी में। मेंढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, सैलामेंडर, ये आते हैं हमारे किसमें, एम्फीबियन में। तो मेंढक, सैलामेंडर, ये एम्फीबियन के उदाहरण है। सरीसृप, सांप, कछुआ, ये सब आते हैं। इनको मैं तुम्हें जब एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, वहां इन सबको पढ़ाऊंगी। अभी आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो इनके ज्यादा चक्करों में मत पढ़ो, इन सबको मैं वहां बताऊंगी, इनका उदाहरण, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, वहां सब बताऊंगी। चलो आओ, अब हम बात करते हैं हमारे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो भाई जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, हम लोगों का जो परिसंचरण तंत्र है बेटा, ये अब आपको पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 3 चीज पढ़ेंगे हम इसमें? तो बेटा पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे हार्ट, हमारा दिल आएगा इसके अंदर, हृदय, तो परिसंचरण तंत्र का ही भाग होता है हमारा हृदय। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से परिसंचरण पढ़ना, जिसमें हम अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स, क्योंकि भाई हमारा परिसंचरण तंत्र तो बंद प्रकार का है, तो बंद प्रकार का है तो हमारे अंदर रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनी और शिराएं बोलते हैं जिसको, इनके बारे में पढ़ेंगे, रुधिर वाहिकाएं। और इसी के अंदर हम लोग हमारे खून को भी पढ़ेंगे, ब्लड को भी, यानी हमारे रुधिर के बारे में भी पढ़ा जाएगा इसी के अंदर। तो ये 3 चीजें हमें इस चैप्टर से लेकर चलनी है, तो खूब बड़ा चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि दिल के बारे में बताना है,
इनके बारे में बताना है, और ब्लड तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी यहीं कवर करा दूंगी। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। क्यों मैडम जी? क्योंकि जब तक इनको नहीं पढ़ोगे तब तक दिल समझ नहीं आएगा, क्योंकि दिल से यही जुड़ी हुई है, और दिल की क्रियाविधि तभी समझ में आएगी जब इनको अच्छे से पढ़ लोगे, रुधिर वाहिकाओं को। ठीक है, अब मैं एक बात यही आपको समझा देना चाहती हूँ कि भाई रुधिर वाहिकाएं 3 तरीके की होती हैं। सभी बच्चों ने इनके नाम सुन रखे हैं, सभी बच्चों ने सुन रखा है धमनी के बारे में, धमनी, आर्टरी। तो भाई अब हम पढ़ेंगे धमनी के बारे में। सभी बच्चों ने सुन रखा है शिरा के बारे में, शिरा यानी कि वेन्स, तो भैया वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी होती है केशिका, तीसरी है केशिकाएं, केशिकाएं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। भैया कोशिका अलग है, केशिका अलग है। कोशिका होता है सेल, जो बाद में पढ़ाऊंगी, ये केशिका है, केशिका। तो दोनों को मिक्स मत कर देना, कोशिका और केशिका को। ये केशिका है, अभी हम पढ़ेंगे दूसरी चीज कोशिका। तो कोशिका अभी नहीं पढ़नी, अभी केशिका पढ़नी है, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स का ही पार्ट है। तो आपके शरीर में जो पतली पतली नलिकाएं हैं, ये 3 पार्ट्स में बटी हुई हैं। एक होती है धमनी, एक होती है शिरा, एक होती है केशिका। ठीक है, चलो तो आ जाओ, पहले हम धमनी और शिरा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए, पहले हम लोग पढ़ेंगे धमनी और शिरा के बारे में। एक एक करके सारे फैक्ट क्लियर करती चलूंगी, सुनते चलो भाई सारी चीजें। धमनी जिसको बोलते हैं आर्टरी, और भैया शिरा जिसको बोलते हैं वेन। ठीक है, वेन्स। चलो दोनों में क्या अंतर है मैडम? दोनों क्या करती हैं काम, बताओ पहले दोनों का। धमनी क्या कर रही है, शिरा क्या कर रही है? तो भैया जो धमनियां होती हैं ना, ये आपके हृदय से खून को तुम्हारे अंगों तक देकर आती है। तुम्हारे लीवर, किडनी, हार्ट, शरीर में जितने अंग हैं उन सब अंगों तक खून की सप्लाई करती हैं ये धमनियां। तो धमनियों का काम क्या होता है? हृदय से, धमनियों का काम है हृदय से रुधिर अंगों तक पहुंचाना, रुधिर अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो हृदय से रुधिर अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं जो हमारी धमनियां हैं। ये प्रश्न पेपर में आता है कि धमनियों का क्या काम है, ऐसे दे देगा, हृदय से रुधिर अंगों तक पहुंचाना, अंगों से रुधिर हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ों से रुधिर हृदय तक पहुंचाना, या किडनी से रुधिर शरीर के अंगों तक पहुंचाना। ऐसे करके ऑप्शन बनाकर दे देगा। तो आपको बताना है कि धमनियां हृदय से रुधिर को उठाएंगी, या तुम्हारा दिल है, दिल से रुधिर को उठाएंगी और सारे सारे शरीर में सप्लाई कर कर आएंगी। तो इसका काम क्या होता है? हृदय से रुधिर अंगों तक पहुंचाना। तो लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। ठीक है, तो हमारे अंगों तक पहुंचाने का काम, रुधिर को अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं? हमारी धमनियां। ऐसा समझो, देखो इधर आओ, मान लो ये तुम्हारा दिल है, मान लो भाई ये तुम्हारा दिल है। ठीक है, वैसे दिल ऐसा होता है, मैंने अभी भी तुम्हें दिखाया भी था, ये है तुम्हारा दिल। ये अब इतना डिफिकल्ट तो हम बना नहीं सकते तो समझने के, क्योंकि डायग्राम तो आपको बना के आने नहीं है पेपर में, आपको तो सिर्फ प्रश्न सही कर कर आना है। तो मान लो ये तुम्हारा दिल है भाई, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा दिल है। अब दिल के अंदर भरा हुआ है खून, दिल में भर रहा है भाई खून, है ना, खून भर रहा है दिल में। तो दिल से खून को उठाकर, दिल से खून को उठाकर आपके अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आपके ऑर्गन तक खून को ले जाने का काम कौन करेगा? तो दिल से खून को उठाकर आपके अंगों तक पहुंचाने का काम ये होता है धमनियों का। ये काम करती हैं तुम्हारी धमनी। तो धमनी क्या करती हैं? दिल से खून को अंगों तक पहुंचा कर आती है। ठीक, दिल से खून को अंगों तक पहुंचा कर आती है। मैम शिराएं क्या करेंगी? शिराएं इसका उल्टा करती हैं। शिराएं अंगों से खून को उठाकर लाती हैं वापस, अंगों से रुधिर हृदय तक पहुंचाती है, अंगों से रुधिर हृदय तक पहुंचाती है, हृदय तक पहुंचाना। तो भैया शिराओं का काम क्या है? शिराएं इसका उल्टा करेंगी। शिराएं जो खून अंगों तक पहुंच गया है,
अंगों ने उस खून से ऑक्सीजन निकाल ली है और वापस उस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी है, तो ये क्या करेंगे अब, आपकी शिराएं शिराएं अंगों से वापस खून को लाकर आपके दिल को दे देंगी। ठीक है, तो शिराएं क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। तो ये दिल तक खून को लेकर आती हैं, जो धमनियां होती हैं अंगों से रुधिर को वापस दिल तक लेकर आएंगी। इन्होंने दिल से खून को अंगों तक पहुंचाया, ये वापस अंगों से उसी खून को वापस दिल तक ले आएंगी। इनका काम उल्टा होता है। ठीक है, ऐसे समझो कि ये तुम्हारे अंग हैं भाई, अंगों के पास जो खून था उसी खून को वापस उठाकर लाएंगी और तुम्हारे दिल को दे देंगी। तो वापस अंगों से खून को उठाकर लेकर आने का काम और वापस दिल को देने का काम, ये काम तुम्हारी शिरा करती है। तो शिरा क्या काम करती हैं भाई, वेन क्या काम करती हैं, तुम्हारे अंगों से खून वापस हृदय तक लेकर आती है। आपकी बॉडी में वही खून घूमता रहता है बार बार, वही पहले हृदय से अंगों तक जाएगा, फिर वापस अंगों से हृदय तक आएगा, ऐसे घूमता रहता है खून आपके शरीर में। तो ये काम कौन करेंगे कि अंगों से खून को उठाकर हृदय तक लाकर देने का काम होता है शिराओं का। ठीक, चलो आओ आगे बात करते हैं कि मैम धमनियों में कैसा खून होता है। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, धमनी में शुद्ध रुधिर पाया जाता है, शुद्ध रुधिर। ठीक है, धमनी में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो हमारी जो धमनी है ना, इनमें कैसा खून होता है, शुद्ध रुधिर पाया जाता है, प्योर ब्लड होता है धमनियों में, प्योर ब्लड। ठीक है, हमारी धमनियों में प्योर ब्लड होता है। जबकि शिराओं की बात करें तो अशुद्ध रुधिर होता है शिराओं में, अशुद्ध रुधिर। शिराओं में कैसा खून होता है, अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कैसे होते हैं, ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। प्योर ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ठीक है, अब इनके कुछ अपवाद भी हैं, तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है मैम, दिल टूट जाता है जब लड़की धोखा देती है। आज तक ये समझ नहीं आया भैया, दिल का कोई खेल नहीं है, बेचारा दिल तो बदनाम है, दिल तो सिर्फ पंपिंग कर रहा है, ये काम तुम्हारे हाइपोथैलेमस का होता है। तो जब ब्रेन पढ़ाऊंगी तो हाइपोथैलेमस भी बताऊंगी। जो भी तुम्हें पसंद आता है और जिससे भी तुम नफरत करते हो वो सब हाइपोथैलेमस करता है, दिल नहीं करता। ठीक है, हार्ट अटैक वार्ट अटैक सब बताऊंगी मैं तुम्हें। ठीक है, नया खून बनता रहता है, आपको ये भी सब आप ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अभी चीजें पढ़ते चलो, ठीक है। ठीक, चलो अब आ जाओ, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।